राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 हम पढ़ रहे हैं और इसमें अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 1 जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की बात करता है। मेनली इसमें आपको याद रखना है दैट इज इसके जो डेट ऑफ एनफोर्समेंट है दैट इज 1 अप्रैल 2003। इसके बाद जब सेक्शन 2 में हमें डेफिनेशंस देखने के लिए मिलती हैं, देन हमारे पास में सेक्शन 3 थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। अगर आपको याद हो तो सेक्शन 3 में मेनली हमने कुछ पर्टिकुलर प्रीमिसेस को डिस्कस किया था जिन पे चैप्टर नंबर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते हैं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 सिंपल्स हैं। चैप्टर नंबर 4 में लिखा है रेंट एज एग्रीड अमंग द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सेक्शन नंबर 5 में लिखा है कि रेंट पेमेंट कैसे किया जाएगा, तो आप उसको कैश में पेमेंट कर सकते हैं, आप उसको चेक से पेमेंट कर सकते हैं, आप उसको मनी ऑर्डर से पेमेंट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो है सबसे छोटा सा है, टोटल 2 ही सेक्शन इसमें 6 और 7 रिवीजन ऑफ रेंट की बात करता है। सेक्शन 6 बताता है जो एग्जिस्टिंग टेनेंसीज उसमें रिवीजन करना है रेंट का तो कैसे करना है। सेक्शन 7 बताता है जो न्यू टेनेंसीज है उसमें रिवाइज करना है तो कैसे करना है। तो मेनली इसमें आपको याद रखना है 5% 10 years मर्जर। चैप्टर नंबर 3 में सेक्शन 8, 9 एंड 10 है। 8 बताता है लिमिटेड पीरियड टेनेंसी, जो कि एप्लीकेबल है किसके लिए, लिमिटेड पीरियड टेनेंसी एप्लीकेबल होता है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज के लिए और रेसिडेंशियल प्रेमिसेस के लिए, और इसमें एक बार में मैक्सिमम 3 years के लिए हो सकता है और वो मैक्सिमम 3 times रिन्यू हो सकता है। देन सेक्शन 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट में से है जो इविक्शन ऑफ टेनेंट्स के ग्राउंड बताता है। टोटल 13 ग्राउंड्स इसमें गिवन है, किन किन ग्राउंड्स पे आप टेनेंट को, किराएदार को बेदखल कर सकते हैं। और लास्टली हमने सेक्शन नंबर 10 तक डिस्कस किया था अपनी पिछली क्लास में, जो बताता है राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन। कुछ ऐसी कंडीशंस लाइक रिटायरमेंट हो जाए पर्सन का तो उसको अपना ही घर रहने के लिए चाहिए, या आर्मी नेवी एयरफोर्स वाला पर्सन हो वो रिटायरमेंट हो के आता है तो उसको रहने के लिए चाहिए, तो या कोई डिसेबिलिटी हो जाती है इस तरह का, तो सेक्शन नंबर 10 बताता है राइट ऑफ द लैंडलॉर्ड टू रिकवर इमीडिएट पोजीशन। राइट, चैप्टर नंबर 4 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। आज की क्लास हमारी चैप्टर नंबर 4 सेक्शन 11 से स्टार्ट होगी। सेक्शन 11 और 12 को भी अगर मैं बताऊं तो बहुत शॉर्ट में अगर इसको अपन देखना चाहें तो देख सकते हैं। चैप्टर 4 का हेडिंग है रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन, यानी कि पोजीशन का या व्यक्ति का पुनर्स्थापना करना। अगर किसी किराएदार को मकान मालिक ने अवैध रूप से बेदखल कर दिया है, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, इलीगल तरीके से इवेक्ट कर दिया है, तो उसे दोबारा से स्थापित किया जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा कोर्ट के द्वारा। तो ऐसे में सूट कौन फाइल करेगा? चैप्टर नंबर 4 में सूट कौन फाइल करेगा? द टेनेंट विल फाइल द सूट। देखिए सेक्शन नंबर 11 का क्या मार्जिनल हेडिंग है, रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन ऑफ इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट। जो टेनेंट आपने लीगल प्रोसेस से डिस्पोजेस किया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बट जो इलीगली डिस्पोजेस किया उसके लिए सेक्शन नंबर 11 में कुछ राइट्स गिवन है। और सेक्शन नंबर 12 में सेक्शन 11 का प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है कि कितने दिन क्या नोटिस देना होगा, देन रिप्लाई होगा तो कितने दिन का होगा, एक टाइम पीरियड कितना होगा। तो ऐसे में सेक्शन नंबर 12 में इसका प्रोसीजर दिया हुआ है, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सेक्शन 11 की तरफ पढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं स्पीड में लेने की कोशिश करूंगा, अगर आपको लगता है किसी पॉइंट में री एक्सप्लेनेशन की तो आप मुझे बता देना। Section 11, restoration of possession of illegally dispossessed tenant. If any tenant is dispossessed by landlord from the rented premises without consent otherwise than by due process of law, he may within 30 days, टाइम पीरियड है तो इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ नॉलेज ऑफ सच डिस्पोजिशन फाइल अ पिटिशन बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल में सूट फाइल होगा, पिटिशन फाइल होगी। ये पिटिशन कौन फाइल करेगा? दिस पिटिशन विल बी फाइल्ड बाय द टेनेंट एंड दिस विल बी filed within 30 days from the date of disposition, and
दैट्स इट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन देयर ऑफ। अगर आप सेक्शन 6 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को देखेंगे तो उसमें भी वही बात लिखी गई है कि किसी पर्सन को जबरदस्ती उसकी संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है, चाहे वो मकान, चाहे वो मालिक है या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इलीगल तरीके से अगर किसी को किसी संपत्ति से बेदखल किया है तो उसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 6 भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 12 की तरह अगर मैं बढ़ता हूं तो सेक्शन 12 हमें प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है कि सेक्शन 11 का procedure for recovery of possession. The tenant or any person claiming recovery of possession under section 11 of this act shall file petition before the rent tribunal, and such petition shall be accompanied by affidavit and document, if any, upon which tenant or person entitled to recover possession want to reply. Subsection number 1 ने क्या लिखा है? Subsection number 1 ने लिखा है जो aggrieved party है वो क्या करेगी? वो petition फाइल करेगी। ऑब्वियसली यहाँ पे जो टेनेंट है वो एग्रीव पार्टी है। पिटीशन कहाँ पे फाइल होगी? रेंट ट्रिब्यूनल में। देखिए हमारे पास में 3 टोटल अथॉरिटीज हैं, इसलिए याद रखना है। पहला है रेंट अथॉरिटी, दूसरा है रेंट ट्रिब्यूनल, तीसरा है अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल। तो जो रेंट अथॉरिटी है वो तो मेनली डील कर रही कौन किस तरह के केसेस को, जहाँ पे कोई इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड रेंट रिविजन करना हो उसमें डील करता है। लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रेस्टोरेशन ऑफ पोजीशन की बात हो रही है, तो उसके लिए रेंट ट्रिब्यूनल में पिटीशन फाइल होगी। और ये जो पिटीशन है, पिटीशन के साथ में नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्लस एफिडेविट भी होगा। ये सारी चीजें सबसेक्शन नंबर 1 में लिखी है। सबसेक्शन नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट है वो है 21 डेज का एक नोटिस दिया जाना चाहिए, राइट? नोटिस of 21 days must be given by the tenant to the landlord. सबसेक्शन नंबर 3 में आप देखेंगे तो इसका फर्दर और प्रोसीजर हमें दे रखा है दैट जब नोटिस जाएगा लैंडलॉर्ड के पास में तो लैंडलॉर्ड क्या करेगा? उसका रिप्लाई देगा। जब लैंडलॉर्ड रिप्लाई देगा तो वो कितने दिन में देगा? वो रिप्लाई 10 days में होना चाहिए। द रिप्लाई फ्रॉम द लैंडलॉर्ड may submit the reply within 10 days from the service of the notice। 10 days में जब रिप्लाई आ जाएगा तो उसके बाद में टेनेंट री रिप्लाई करेगा। द टेनेंट विल फाइल रिजॉइंडर दैट इज री रिप्लाई विद इन 7 days। और जब री रिप्लाई आ जाता है तो उसके बाद में जो ट्रिब्यूनल है, ट्रिब्यूनल विल फिक्स द डेट फॉर हियरिंग एंड द डेट फॉर हियरिंग विल बी सेट विद इन 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ री रिप्लाई और रिजॉइंडर। एक बार डेट ऑफ हियरिंग फिक्स हो गई तो ऑब्वियसली दोनों पार्टीज को बुलाया जाएगा, उनको उस पर्टिकुलर डेट पे सुना जाएगा एंड फाइनल डिस्पोजल विद इन 90 days ही हो जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कि एक पर्सन को इलीगल तरीके से संपत्ति से आपने बाहर निकाल के फेंक दिया है तो जितना स्पीडिशियली ट्रायल हो सके एज पॉसिबल एज स्पीड मस्ट बी केप्ट फॉर दिस काइंड ऑफ रेस्टोरेशन। तो विद इन 90 days कंप्लीट डिस्पोजल हो जाना चाहिए। ये सबसेक्शन नंबर 3 में आपका था। आगे बढ़ते हैं इसमें। सबसेक्शन नंबर 4 कहता है द रेंट ट्रिब्यूनल आफ्टर होल्डिंग सच समरी इंक्वायरी एज इट डीम्स नेसेसरी टू डिटरमिन। अब यहाँ पे आपको पता है अलग अलग तरह के ट्रायल होते हैं, अलग अलग तरह की इंक्वायरीज होती हैं, तो यहाँ पे समरी इंक्वायरी की बात की गई है जिससे कि शॉर्ट में उसको समअप किया जा सके। टू डिटरमिन वेदर द petitioner has been illegally disposed from the rented premises without his consent otherwise than by due process of law shall dispose of the petition by ordering immediate restoration of possession of such premises to the tenant। तो अगर इस बात पे समरी इंक्वायरी करवाएगा रेंट ट्रिब्यूनल और उनको लगता है कि हाँ जो ये प्लेंटिफ है, जो ये पिटिशनर है जिसने पिटीशन फाइल की है, ये वाकई में इलीगली डिस्पोजेस किया गया था, तो उसके रेस्टोरेशन के लिए स्टेप लिए जाएंगे। द ट्रिब्यूनल मे ऑल्सो अवार्ड एडिक्वेट कंपनसेशन। कंपनसेशन की बात की गई है यहाँ पे। The tribunal may also award adequate compensation to the tenant for the hardship or inconvenience caused to him looking to the facts and circumstances। Depending upon the facts and circumstances, compensation भी हो सकता है। Of the case which shall be payable by the landlord and the tribunal shall issue a certificate of recovery of immediate possession। तो जैसे ही ट्रिब्यूनल टेनेंट का पिटिशनर का सूट एक्सेप्ट कर लेती है और उसके फेवर में अगर डिसीजन देती है तो एक सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन नहीं, सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन इशू कर देगी ट्रिब्यूनल। किसे?
ऑब्वियसली टू द टेनेंट। ये था चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में टोटल 2 ही सेक्शन है, सेक्शन 11 एंड 12। 11 बताता है फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इमीडिएट पोजीशन ऑफ द इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट, और सेक्शन नंबर 12 उसका प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है। प्रोसीजर आपको थोड़ा अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है दैट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ इलीगली इविक्टेड और इलीगली डिस्पोजेस्ड टेनेंट what is the maximum time limit specified for the disposal of suit and all। तो ये टाइम पीरियड जितना जितना लिमिटेशंस बता रखा है, नोटिस कितने दिन का होगा, रिप्लाई कितने दिन का, रिजॉइंडर कितने दिन में होगा, फाइनल डिस्पोजल कितने दिन में होगा, डेट ऑफ हियरिंग कितने दिन में डिसाइड होगी, ये डेट्स आपको अच्छे से याद करनी होंगी। चैप्टर नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5 अच्छा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और जल्दी कंप्लीट होने वाला है। चैप्टर नंबर 5 मेनली बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्राइब्यूनल्स, प्रोसीजर फॉर रिविजन ऑफ रेंट एंड इविक्शन अपील एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हम ट्राइब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे। आपको ध्यान है कि जब हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, तो सेक्शन 2 में आपको याद होगा सेक्शन 2B ने अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया था, और सेक्शन 2B में सेक्शन 2B में अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की जो डेफिनेशन थी वो क्या दी थी, एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19। और सेक्शन 2G में, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं जिससे अगर आपको याद ना हो तो एक बार याद हो जाए। सेक्शन 2G में हमने रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन देखी थी, और उसमें क्या लिखा था, एज कॉन्स्टिट्यूटेड द ट्रिब्यूनल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 13। यही सेक्शन 13 की बात हो रही है। यानी सेक्शन 13 हमें बताएगा रेंट ट्रिब्यूनल के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कौन उसे कॉन्स्टिट्यूट करेगा, लाइक कौन उसे, हु विल सेट द रेंट ट्रिब्यूनल, हु विल अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, क्या उसकी क्वालिफिकेशंस होंगी, किस तरह का, वो सारी चीजें इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी सेक्शन 13 में। मैं चाहूंगा कि आप लिखें मुझे, जो अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप मुझे चैट में, और जो लोग इसको ऑनलाइन देखें तो यूट्यूब पे, तो आप लिखिए कमेंट में रेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में स्पेसिफाइड है। ऑब्वियसली 2 में तो है, सेक्शन 2 के कौन से सेक्शन में रेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन स्पेसिफाइड है। रेंट अथॉरिटी की डेफिनेशन हमें कौन से सेक्शन में देखने के लिए मिलती है। सेक्शन 2 का क्लॉज आप मेंशन कीजिए, और उसके बाद में उस रेंट अथॉरिटी के लिए हमें रेंट अथॉरिटी के लिए कौन सा सेक्शन बताया गया है। जी बिल्कुल आपने ठीक लिखा है मोहिनी, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है, सेक्शन 2 का क्लॉज करेक्ट लिखा है। मैं यहाँ पे रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूँ और लिख इसलिए नहीं रहा हूँ कि जिससे कि जो लोग इसको यूट्यूब पे देखें तो वो भी उसको कमेंट में लिखें, और ये बताइए कि इस सेक्शन में, पर्टिकुलर सेक्शन में जो डिफाइन किया गया तो कौन से सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशन होगा रेंट अथॉरिटी का। रेंट अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन कौन से सेक्शन में होगा, वो अगर आपको याद आ रहा है तो वो भी लिखिए। 2018 के अमेंडमेंट हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेंट अथॉरिटी के लिए। बिल्कुल ठीक लिखा है आपने, ये भी बिल्कुल 100% करेक्ट है। तो ये चीज बस आपको देखनी। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 13 से, देखते हैं जरा कौन सेट करेगा वो सब चीजें। 2018 सॉरी 2017, बिल्कुल 2018 का उसमें SRA में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 2017 का अमेंडमेंट, राइट, 2017 के अमेंडमेंट्स है। सेक्शन 13 को देखिए, Constitution of Rent Tribunal, the state government shall constitute such number of rent tribunals and at such places as may be deemed necessary by it by notification in the official gazette। यानी कि कौन एस्टेब्लिश करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करेगी। जब एस्टेब्लिश कर दिया तो उसके अंदर फिर किसी न किसी पर्सन को आपको अपॉइंट करना पड़ेगा एज ए प्रिसाइडिंग ऑफिसर। सो सबसेक्शन नंबर 2, where 2 or more rent tribunals are constituted for any area, the state government may by general or special order regulate the distribution of business among them। तो अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक से ज्यादा रेंट ट्रिब्यूनल हैं तो उनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क के बारे में भी डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी। सबसेक्शन नंबर 3, a rent tribunal shall consist of one person only hereinafter referred to as the presiding officer to be appointed by the high court। ये इंपॉर्टेंट है कि जो रेंट ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश किया किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। रेंट ट्रिब्यूनल का वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किसने किया, द हाई कोर्ट ने।
Subsection number 4, no person shall be eligible to be appointed as presiding officer of the rent tribunal unless he is member of the Rajasthan Judicial Services not below the rank of civil judge senior division. Civil judge senior division की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि JMFC के इक्विवेलेंट जो पर्सन होगा, राइट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC के इक्विवेलेंट जो पर्सन होगा उसे हम रेंट ट्रिब्यूनल का प्रिसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं, उससे नीचे का कैडर का बंदा नहीं होना चाहिए। ये खैर मैंने, अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो वहां पे भी बताया था। Subsection number 5, notwithstanding anything contained in subsection 3, the High Court may authorize the presiding officer of one rent tribunal to discharge the functions of presiding officer of another rent tribunal also. तो जब तक कि कहीं पे और कुछ ऐसा कुछ जो लिखा है उसको फर्क ना करते हुए हाई कोर्ट अगर एक रेंट ट्रिब्यूनल के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को दूसरे रेंट ट्रिब्यूनल का वर्क भी देना चाहे, डिस्ट्रीब्यूट ऐसा करना चाहे तो कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बिकॉज अगर मान लीजिए कोई रेंट ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर अवेलेबल नहीं है, छुट्टी पे गया हुआ है, ये पोस्ट वेकेंट चल रही है, तो इस सिचुएशन में वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, दूसरी जगह उनको डेप्यूट किया जा सकता है। ये सब सेक्शन नंबर 5 में। तो मेनली इसमें आपको सेक्शन 13 में क्या याद रखना है, रेंट ट्रिब्यूनल सेट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट। प्रिसाइडिंग ऑफिसर का अपॉइंटमेंट किया जाएगा, सिंगल बेंच की बात हुई है यहाँ पे, सिंगल पर्सन होगा और उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, हाई कोर्ट। और उसकी क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, वो सिविल जज सीनियर डिवीजन के कैडर का होना चाहिए, सिविल जज सीनियर डिवीजन के कैडर का होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। सेक्शन नंबर 14, 15 और 16 तीनों बात करते हैं किससे रिलेटेड। सेक्शन नंबर 14 बात करता है प्रोसीजर फॉर रिवीजन ऑफ रेंट, प्रोसीजर की बात कर रहा है, यानी अगेन इसमें डेज वगैरह की बात की जाएगी। जब आप देखेंगे सेक्शन नंबर 15 को तो उसमें लिखा है प्रोसीजर फॉर इविक्शन ऑफ टेनेंट, यानी अगेन प्रोसीजर की बात करें तो प्रोसीजर की बात करने का मतलब इसमें भी डेज वगैरह की बात की जाएगी कि कितने कितने डेज में आपको क्या करना है। और एंड देन आप देखेंगे सेक्शन नंबर 16 तो इसमें भी बात कर रहा है प्रोसीजर की, यानी वही डेज वगैरह की, प्रोसीजर फॉर रिकवरी ऑफ इमीडिएट पोजीशन, राइट। तो इसे मैं आपको एक थोड़ा चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं तो जल्दी हो जाएगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आपको विजिबल है और इसमें क्या क्या स्पेसिफाइड है। हेडिंग है द प्रोसीजर बाय रेंट ट्रिब्यूनल, रेंट ट्रिब्यूनल में ही ये सारी जो पिटिशंस हैं ये फाइल होंगी। और अभी हम सेक्शन 11 और 12 को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेक्शन 12 में प्रोसीजर दे रखा है दैट इज नोटिस ऑफ 21 डेज। सेक्शन 12 जो है वो किसके लिए अप्लाई होता है, सेक्शन 12 अप्लाई होता है किसके लिए, टेनेंट। सेक्शन 12 में जो पिटिशनर है वो कौन होगा, टेनेंट। सेक्शन 11 का अगर आपको मार्जिनल हेडिंग याद हो तो सेक्शन 11 में था रेस्टोरेशन ऑफ इमीडिएट पोजीशन ऑफ द टेनेंट इलीगली डिस्पोजेस्ड। तो रेस्टोरेशन की बात हो रही थी 11 में, तो किसको रेस्टोर करेंगे हम, टेनेंट को। तो 21 डेज का नोटिस देगा, 10 डेज में रिप्लाई आएगा, 7 डेज री रिप्लाई के लिए, 15 डेज में डेट ऑफ हियरिंग सेट की जाएगी और फाइनली 90 डेज में मैक्सिमम पीरियड फॉर द सेक्शन रेस्टोरेशन ऑफ टेनेंट इलीगली डिस्पोजेस्ड के लिए जो मैक्सिमम टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया गया है फॉर द डिस्पोजल ऑफ पिटिशन दैट इज 90 डेज। अब इसमें मैं आगे आ रहा हूं, हमारे पास में नेक्स्ट है सेक्शन 14। सेक्शन 14 हमें प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है किस चीज के लिए, रिवीजन ऑफ रेंट के लिए। रिवीजन ऑफ रेंट के लिए हमने पढ़े थे सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। सेक्शन 6 था रिवीजन ऑफ रेंट ऑफ एग्जिस्टिंग टेनेंसीज एंड सेक्शन 7 फॉर रेंट ऑफ न्यू टेनेंसीज। सेक्शन 6 और 7 यानी रिवीजन ऑफ रेंट अगर करना है तो उसका प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है कहाँ पे, प्रोसीजर स्पेसिफाई किया गया है सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में बताया गया है कि नोटिस 30 डेज का होना चाहिए, आफ्टर दैट 15 डेज का टाइम पीरियड रिप्लाई के लिए होगा, देन री रिप्लाई के लिए अगेन 30 डेज का टाइम पीरियड होगा, विद इन 90 डेज डेट ऑफ हियरिंग एस्टेब्लिश की सेट की जाएगी। डेट ऑफ हियरिंग कौन डिसाइड करेगा, ऑब्वियसली डेट ऑफ हियरिंग जो रेंट ट्रिब्यूनल है वही डिसाइड करे। तो विद इन 90 डेज वो डेट ऑफ हियरिंग
डिसाइड होनी चाहिए, एंड टोटल 150 डेज के अंदर अंदर फाइनल डिस्पोजल हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उम्मीद करता हूं आप सही आंसर दे पाएंगे कि ये जो सेक्शन 14 है, सेक्शन 14 में पिटिशनर कौन होगा, लैंडलॉर्ड या फिर टेनेंट? सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेक्शन 14 में हु विल बी द पिटिशनर, या लैंडलॉर्ड होगा या टेनेंट होगा? एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सेक्शन 14 में हु विल बी द पिटिशनर? इसमें थोड़ा सा एक करेक्शन करना होगा, मैंने कुछ गलत इसमें मेंशन कर दिया है। लैंडलॉर्ड होगा, बिल्कुल ठीक है, लैंडलॉर्ड आपने सही लिखा है, लेकिन ये जो प्रोसीजर यहाँ पे लिखा हुआ है ये थोड़ा इसमें मैंने गलत लिख दिया है, इसको मैं करेक्शन करवा देता हूँ। 30 डेज का नोटिस देना है, और फिर जो रिप्लाई देने के लिए टाइम है किसके पास में, टेनेंट के पास में जो रिप्लाई देने के लिए टाइम है वो भी 30 डेज का ही है। री रिप्लाई के लिए टाइम 15 डेज का है। देन डेट ऑफ हियरिंग 90 डेज में सेट की जाएगी, विद इन 90 डेज, और टोटल 150 डेज में फाइनल डिस्पोजल होगा। तो ये आपने ध्यान किया। नेक्स्ट हमारे पास में आता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 भी प्रोसीजर की बात करता है। सेक्शन 15 में किस चीज का प्रोसीजर दे रखा है? सेक्शन 15 में सेक्शन 9 का प्रोसीजर दे रखा है। सेक्शन 15 में सेक्शन 9 का प्रोसीजर दे रखा है, और सेक्शन 9 किस चीज से डील करता था? इविक्शन ऑफ टेनेंट। इविक्शन ऑफ टेनेंट से रिलेटेड बात कर रहा था सेक्शन 9। तो वो प्रोसीजर हमें कहां पे देखने के लिए मिलता है? वो प्रोसीजर हमें देखने के लिए मिलता है सेक्शन 15 में। सेक्शन 15 में वही सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है? नोटिस देना है। लैंडलॉर्ड विल गिव द नोटिस ऑफ 30 डेज। जो रिप्लाई के लिए टाइम पीरियड है इस बार टेनेंट के पास में 45 डेज के लिए। री रिप्लाई देगा कौन? लैंडलॉर्ड अगेन री रिप्लाई देगा, वो 30 डेज का टाइम पीरियड है। देन डेट ऑफ हियरिंग सेट की जाएगी 180 डेज में, और टोटल 240 डेज में इसका फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट होना चाहिए। ये सेक्शन 15 का आपको प्रोसीजर बता रखा है, राइट? अच्छा, सेक्शन 14 में जो प्रोसीजर हमें दे रखा है, सेक्शन 14 का प्रोसीजर अप्लाई होता है सेक्शन 6 पे और सेक्शन 7 पे, ये तो हमें ध्यान ही है। आप रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा सेक्शन 9 क्लॉज ए। सेक्शन 9 क्लॉज ए के लिए भी सेक्शन 14 का प्रोसीजर अप्लाई होता है। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ध्यान रखिएगा। सेक्शन 9 क्लॉज ए के लिए भी सेक्शन 14 का प्रोसीजर अप्लाई होगा, दैट इज 30 डेज का नोटिस, 30 डेज में रिप्लाई, 15 डेज में री रिप्लाई, 90 डेज में डेट ऑफ हियरिंग, और फाइनल डिस्पोजल 150 डेज में। लास्टली हमारे पास में आता है सेक्शन 16। सेक्शन 16 भी हमें एक प्रोसीजर स्पेसिफाई करता है। किसका? सेक्शन 10 का। सेक्शन 10 में क्या दे रखा था? सेक्शन 10 में हमें दे रखा था कि अगर कोई लैंडलॉर्ड है जो इमीडिएट पोजीशन चाहता है, तो इमीडिएट पोजीशन सेक्शन 9 में भी इविक्शन की बात की गई है, सेक्शन 10 में भी लैंडलॉर्ड पोजीशन अपना चाह रहा है, लेकिन फर्क क्या है? सेक्शन 10 में कुछ ऐसे स्पेसिफिक ग्राउंड है जिसमें इमीडिएट पोजीशन की बात की गई है, तो थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। तो इसमें एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, जो सेक्शन 14 का प्रोसीजर है सेम टू सेम आप अप्लाई कर दो सेक्शन 16 में। दैट इज 30 डेज का नोटिस, 30 डेज का रिप्लाई, 15 डेज में री रिप्लाई, 90 डेज में डेट ऑफ हियरिंग, एंड 150 डेज में फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, और इसे आप 2-3 बार एक पढ़ लीजिए, आपको सेट हो जाएगा माइंड में, राइट? तो ये हमने अभी सेक्शन 12, 14, 15 और 16 चारों में जो प्रोसीजर दे रखे हैं उसको मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। सेक्शन 16 तक हमने पूरा का पूरा प्रोसीजर देख लिया एक चार्ट के थ्रू, उसे आप दोबारा से पढ़ना, और ये बेरेक में से भी आप उसको देख सकते हैं। नाउ सेक्शन 17 पे मैं आ रहा हूँ। सेक्शन 17 का मार्जिनल हेडिंग देखिए, फिक्सिंग द डेट फॉर अपीयरेंस ऑफ पार्टीज बिफोर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल एंड सप्लाई ऑफ कॉपीज ऑफ फाइनल ऑर्डर। रेंट ट्रिब्यूनल में हम गए। रेंट ट्रिब्यूनल में हम किस किस काम के लिए गए या कौन कौन से सेक्शन में गए? हमने सेक्शन 14, सेक्शन 15 और सेक्शन 16 तीनों का जो प्रोसीजर था वो रेंट ट्रिब्यूनल का ही था। अब रेंट ट्रिब्यूनल का जो ऑर्डर आया, जो फाइनल डिसीजन आया, उससे अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या हम अपील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कहाँ करेंगे अपील? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में, ऑब्वियसली अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में हम अपील करेंगे। अपील करने के लिए
थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान कीजिए। अपील करने के लिए कितने दिन का समय होगा या कौन डेट फिक्स करेगा, तो उसके लिए सिंपल सा चीज आपको याद रखना है। अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अगर अपील हम करना चाहते हैं तो उसकी डेट डिसाइड करेगा रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल ही डेट डिसाइड करेगा कि आप कितने दिन में या कौन सी डेट पर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाकर अपील फाइल कर सकते हैं। हाँ, उसका एक लिमिटेशन दे रखा है, उसका एक टाइम पीरियड दे रखा है, दैट इज ये जो डेट सेट की जाएगी अपील के लिए, जो डेट डिसाइड की जाएगी, दिस डेट विल बी सेट बाय द रेंट ट्रिब्यूनल, शुड बी नॉट बियॉन्ड 2 months बट नॉट बियॉन्ड 6 months, यानी कि 2 महीने के बाद और 6 महीने से पहले। जिस दिन ऑर्डर आया उस ऑर्डर के 2 महीने के बाद की ही वो डेट होनी चाहिए अपील की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ऑर्डर है और 1 हफ्ते बाद की डेट हो जाए, नहीं। द डेट शैल बी फिक्स्ड बाय द रेंट ट्रिब्यूनल। किस बात की डेट सेट की जा रही है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में हम कौन सी डेट तक जा सकते हैं, और वो जो डेट सेट की गई है वो ऑर्डर के 2 महीने बाद और 6 महीने के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। दैट शैल फिक्स द डेट बियॉन्ड 2 months, 2 महीने बाद, बट नॉट बियॉन्ड 6 months, लेकिन 6 महीने से ज्यादा नहीं। ये बात कहाँ लिखी हुई है कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जाने की डेट रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा? ये बात हमें सेक्शन 19 सब सेक्शन 7 में देखने के लिए मिलती है। सेक्शन 19 अगर आप रिकॉल करेंगे तो सेक्शन 19 किस चीज से डील करता है? सेक्शन 19 बताता है रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, ART के बारे में बताता है, राइट। सेक्शन 19 में दिया ना, हमने पढ़ा था अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल की डेफिनेशन सेक्शन 2B में, और 2B में लिखा था अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल मींस द ट्रिब्यूनल एज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 19। तो सेक्शन 19 के क्लॉज 7 में या सेक्शन 19 के सबसेक्शन 7 में जब आप जाएंगे वहां ये देखने के लिए मिलेगा दैट जो अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में अपील आएगी उस अपील की डेट डिसाइड होगी रेंट ट्रिब्यूनल में, राइट। आगे बढ़ते हैं। और डेट डिसाइड करने के साथ साथ उनको जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऑर्डर वगैरह, वो चीजें भी दी जाएंगी। अपील कौन कर सकता है? अपील लैंडलॉर्ड भी कर सकता है, अपील टेनेंट भी कर सकता है, जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आए वो कर सकता है अपील। अगर कोई ऐसा डिसीजन जो पार्टली लैंडलॉर्ड के फेवर में है और पार्टली टेनेंट के, पार्टली लैंडलॉर्ड के फेवर में और पार्टली टेनेंट के फेवर में है, तो दोनों अपील फाइल करने का फिर राइट रखेंगे। सेक्शन 18 की तरफ मैं आ रहा हूँ। सेक्शन 18 बताता है जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल। रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन कितना होगा, किस तरह के सूट्स को वो एंटरटेन कर सकेंगे, किस एरिया का होगा, तो उसके बारे में सेक्शन 18 बताता है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इन द एरिया टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। तो कौन से एरिया में ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है? आपको याद है सेक्शन 1 में हमने पढ़ा था होल ऑफ राजस्थान, बट इनिशियली विद द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, है ना। होल ऑफ राजस्थान, बाकी भी एरियाज में अगर स्टेट गवर्नमेंट स्पेसिफिक नोटिफाई करती है तो हो जाएगा, बट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से इसकी शुरुआत हुई थी। एक्सटेंड्स ओनली द रेंट ट्रिब्यूनल एंड नो सिविल कोर्ट, और बोल रहा है कि जहां पे रेंट ट्रिब्यूनल की बात आ रही है वहां पे सिविल कोर्ट का कोई, नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिसडिक्शन टू हियर एंड डिसाइड द पिटिशंस रिलेटिंग टू डिस्प्यूट्स बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट एंड मैटर कनेक्टेड देयरविद एंड एंक्लेरी देयरटू फाइल्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अब आप सिंपल सा सोच सकते हैं कि सिविल कोर्ट में कौन से वाले सूट्स जा सकते हैं, तो इसके लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब अपनी आज की क्लास स्टार्ट हुई थी मैंने कहा था सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन 3 बताता है कुछ ऐसे पर्टिकुलर प्रेमिसेस हैं जिनके ऊपर चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 एंड चैप्टर 4 अप्लाई नहीं होता। ये बात सेक्शन 3 में लिखी। तो वो जो प्रेमिसेस हैं उन प्रेमिसेस पे जब चैप्टर 3 एंड 4 अप्लाई नहीं हो रहे तो वो रेंट ट्रिब्यूनल में भी नहीं जा सकते। फिर रेंट ट्रिब्यूनल में नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? वो सिविल कोर्ट में जाएंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू जाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सेक्शन 18 में सब सेक्शन 1 में यही इसका जुरिस्डिक्शन बताया कि ऑल द एरियाज में जहाँ पे ये रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल होता है तो वहां पे रेंट ट्रिब्यूनल का जुरिस्डिक्शन रहेगा, और सिविल कोर्ट टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच के सूट्स को एंटरटेन नहीं करेंगे। provided that rent tribunal shall in deciding such petition to which
Provisions contained in chapter 2 and 3 of this act do not apply. Have due regard to the provisions of transfer of property act. तो जहाँ पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है तो वहाँ पे रेंट ट्रिब्यूनल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वो डिसाइड करेगी. और एनी अदर सब्सटेंटिव लॉ एप्लीकेबल टू सच मैटर in the same manner in which such law would have been applied had the dispute between brought before the civil court. या अदर कोई ऐसा मैटर है तो उसको डिसाइड तो रेंट ट्रिब्यूनल ही कर रहा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू रेंट कंट्रोल एक्ट नहीं करके बल्कि कैसे कर रहा है, एज पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहा है. कौन से वाले प्रेमिसेस के लिए? जो चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने पढ़े थे, सेक्शन 3 में हमने पढ़े थे. चैप्टर नंबर 2 और 3 जिन पर अप्लाई नहीं हो रहा है, सेक्शन 3 में जो हमने पढ़े थे. Provided further that nothing contained in this act shall be deemed to empower the rent tribunal to entertain a petition involving such dispute between landlord and tenant to which provisions of the Rajasthan public premises. ऐसा कोई dispute जिसके ऊपर राजस्थान public premises eviction of unauthorized occupants act 1964 अप्लाई होता है, या फिर राजस्थान premises requisition एंड एविक्शन ऑर्डिनेंस 1949 अप्लाई होता है, तो ऐसे वालों पे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट अप्लाई नहीं होगा. सीधा सीधा लिख रहा है. प्रोवाइडेड फर्दर दैट नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू एम्पावर, यानी कि इस एक्ट में लिखी हुई कोई भी बात रेंट ट्रिब्यूनल को एम्पावर नहीं करेगी. किन के ऊपर? जिनके ऊपर ये पर्टिकुलर 2 एक्ट एप्लीकेबल हो रहे थे. इनको आप याद रख लीजिएगा नेम्स को. किसमें दे रखा है? सेक्शन 18 जो कि जुरिस्डिक्शन ऑफ रेंट ट्रिब्यूनल से डील करता है. जुरिस्डिक्शन के प्रोवाइजो में ये बात लिखी हुई है. सबसेक्शन नंबर 2 ऑफ सेक्शन 18, where the petition only for recovery of unpaid rent or arrear of rent is filed, the time schedule and procedure enumerated in section 14 shall mutatis mutandis apply to such petition. ये बता रखा है कि जहां पे सिर्फ रिकवरी ऑफ रेंट की बात की गई हो, रेंट का रिवीजन नहीं करवाना है आपको इविक्शन नहीं करवाना है, आपको सिर्फ रेंट रिकवर करना है, तो रिकवरी ऑफ रेंट के लिए सेक्शन 14 का ही प्रोसीजर अप्लाई होगा. सेक्शन 14 में हमें क्या दे रखा था? 30 डेज का नोटिस, 30 डेज का रिप्लाई, 15 डेज का री रिप्लाई, देन 90 डेज में डेट ऑफ हियरिंग, एंड फाइनली 150 डेज में फाइनल डिस्पोजल ऑफ द सूट. ये सेक्शन 14 का हमारे पास में प्रोसीजर था, तो वो अप्लाई हो जाएगा उसमें. सबसेक्शन नंबर 3 को देखिए, वेयर द पिटीशन फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन इज फाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रीमिसेस और टेनेंसीज टू विच द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 2 and 3 ऑफ दिस एक्ट डू नॉट अप्लाई, द टाइम शेड्यूल एंड द प्रोसीजर एन्यूमरेटेड इन सेक्शन 15. तो जहां पे चैप्टर 2 और 3 अप्लाई नहीं होते हैं, वहां पे प्रोसीजर कौन सा अप्लाई होगा? चैप्टर 15 शैल म्यूटेटिस म्यूटेंडिस अप्लाई टू सच पिटीशन. तो सेक्शन 15 में क्या प्रोसीजर था? सेक्शन 15 में था 30 डेज का आपका नोटिस था, उसके बाद में 45 डेज का हमने रिप्लाई का उनको टाइम दिया, देन 30 डेज का री रिप्लाई के लिए था, देन 180 डेज में डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड होनी थी, और 240 डेज में फाइनल डिस्पोजल होना था. ये है हमारा सेक्शन 15. तो सेक्शन 15 किस पे अप्लाई हो रहा है? रेंट ट्रिब्यूनल ऐसे मैटर्स पे जहां पे जो चैप्टर 2 और 3 जिन पे अप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐसे मैटर्स को डील करते समय सेक्शन 15 को के प्रोसीजर को फॉलो करेगी, दैट इज 240 डेज का जहां पे दे रखा था. फाइनली सबसेक्शन नंबर 4, अ पिटीशन शैल बी इंस्टीट्यूटेड बिफोर द रेंट ट्रिब्यूनल विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द प्रीमिसेस इज सिचुएटेड. जो रेंटेड प्रॉपर्टी है वो जिस एरिया में सिचुएटेड है, उस एरिया का लोकल जुरिसडिक्शन जिस कोर्ट में आता है उसी में वो सूट फाइल किया जाएगा. ऐसा नहीं होगा जयपुर में आपका मकान है और आप है ना एमपी भोपाल में जाके सूट फाइल कर रहे हैं. जिस पर्टिकुलर लोकल जुरिसडिक्शन में प्रेमिसेस सिचुएटेड है वहीं पे आपको उसका सूट, इवन सेम स्टेट की भी अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होना कि जयपुर में और अपन जोधपुर में सूट फाइल करें. जिस लोकल जुरिसडिक्शन में है वहीं पे उसको सूट फाइल किया जाएगा. ये हमने सेक्शन नंबर 18 तक कंप्लीट किया. सेक्शन 19 आपको ध्यान है, सेक्शन 19 क्या बताता है? अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये डील करता है. तो सेक्शन 19 को जब आप देखेंगे, इसमें सबसेक्शन नंबर 1 से लेकर सबसेक्शन नंबर 5 तक एज इट इज सेम है. क्या? स्टेट गवर्नमेंट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश करेगा. सबसेक्शन नंबर 2 कहता है दैट प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन अपॉइंट करेगा? द हाई कोर्ट विल अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. वर्क डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट गवर्नमेंट करेगा. और सबसेक्शन नंबर 3 में कहा कि हाई कोर्ट अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, ओनली 1 पर्सन होगा. देन जो अपॉइंट किया गया है पर्सन
उसका कैडर क्या होना चाहिए, वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का होना चाहिए, यानी कि हायर जुडिशियल सर्विसेज में से होना चाहिए। जो अपीलेट ट्रिब्यूनल में प्रेसाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया गया वो डिस्ट्रिक्ट जज कैडर का होना चाहिए और कम से कम 3 इयर्स का उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, राइट। और फाइनली ये आती है कि इसमें जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो एक अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर है वो दूसरे अपीलेट ट्रिब्यूनल का वर्क को भी देख सकेगा, अगर ऐसा उसको हाई कोर्ट वर्क डिस्ट्रीब्यूट करती है इस कंसर्न में तो, राइट। तो ये सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 5 तक तो सेम टू सेम है 19 में, जो 13 का हमने देखा, 13 और 19 में सेम टू सेम आ रहे हैं पॉइंट्स। सबसेक्शन नंबर 6 को अगर आप देखें तो सबसेक्शन नंबर 6 क्या कहता है, एवरी from every final order passed by the rent tribunal, an appeal shall lie to the appellate rent tribunal within the local limits of whose jurisdiction the premises is situated, and such appeal shall be filed within a period of 60 days. तो ये जो अपील होगी रेंट ट्रिब्यूनल की अपील अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में विद इन 60 डेज ही हो जानी चाहिए, ये बात लिखे। और फिर आता है इंपॉर्टेंट वाला अपना सेक्शन 19 सबसेक्शन 7, जो किस से डील कर रहा है, सेक्शन 17 में हमने जिसके बारे में पढ़ा था कि अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल में जो अपील आनी है रेंट ट्रिब्यूनल की, उसकी डेट कौन डिसाइड करेगा, और वो कौन से वाली की आएगी अदर देन एक्स पार्टी ऑर्डर। बाकी सारों की डेट डिसाइड कर देगा, लेकिन एक्स पार्टी ऑर्डर अगर कोई है, रेंट ट्रिब्यूनल ने अगर कोई एक्स पार्टी ऑर्डर दिया है तो उसके लिए डेट फिर रेंट ट्रिब्यूनल डिसाइड नहीं करेगा। बाकी जितने भी हैं तो उनका जो डेट डिसाइड होगा वो क्या होगा, बियॉन्ड 2 मंथ्स, विद इन 6 मंथ्स। ये हमें सेक्शन 19(7) में देखने के लिए मिलता है, राइट। इसके बाद में सेक्शन 19 सबसेक्शन नंबर 8 है, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे क्योंकि टाइम आउट का नोटिफिकेशन आ रखा है, तो इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। यहाँ तक अगर कोई डाउट है माइंड में तो पूछ सकता है।